हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना भी हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिएम्बल भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा उद्देशिका, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जैसे कि न्याय कितने प्रकार का होता है, या स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, या फिर एकता या अखंडता कहाँ से लिया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन इसी में से देखने को हमारे एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो हम आज जो उद्देशिका है, उद्देशिका के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप ध्यान से कर लीजिएगा टॉपिक और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उद्देशिका उद्देशिका जो है या प्रस्तावना है, तो सबसे पहले हम उद्देशिका ही पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जो टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले उद्देशिका को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष मीन्स धर्म बिना भेदभाव धर्म के लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय हो गया। न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मीन हो गया आइडिया, अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन, विश्वास मीन फेथ हो गया, धर्म मीन हो गया हमारा रिलीजन, और उपासना मीन हो गया वर्शिप। इन 5 की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मीन्स अडॉप्ट, अधिनियमित, इनेक्ट और आत्मर्पित करते हैं मीन्स इन्फोर्समेंट करते हैं। तो ये मैंने जो उद्देशिका पढ़ दी है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जो भारत शब्द है, उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार आता है? 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, तो सबसे पहले 1 और 2 बार भारत शब्द आता है उद्देशिका में, ये क्वेश्चन बन गया। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन वर्डों का हम वर्ड्स का आगे मीनिंग देखेंगे एक एक करके। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। हमें सामाजिक मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय है। हमें कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता या फ्रीडम हमें 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इनको हमें सीरियल वाइज भी आ सकता है कि कौन कौन सी इनमें से, जैसे 5-6 हो गए, अलग अलग दे देंगे कि इनमें से कोई ऑप्शन में ये 5 है स्वतंत्रता, तो अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसमें से उपासना या कोई एक वर्ड मिस कर देंगे, विश्वास हो गया, या इनकी जगह कोई और वर्ड डाल देंगे। तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी स्वतंत्रता है, जिसे हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता लग सके। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता मीन्स हमें हर अपॉर्चुनिटी हो, हर जॉब्स में हर जॉब मिल सके, हमें इक्वलिटी हो हर अवसर के लिए या हर पद के लिए। तो ये भी उद्देशिका में लिखा हुआ है, अवसर की समानता, जो आर्टिकल 16 में बताया गया है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मीन्स, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ होता है व्यक्ति की खुशी के लिए या उसके सम्मान के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, जो हमारा भारत है वो एकता और अखंडता की परिभाषा देता है। तो और राष्ट्र की एकता होगी, वहाँ पे
अखंडता वर्ड भी है इसके साथ में। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हमारा संविधान जो कब पास हुआ था, कब इनेक्ट हुआ था या कब अडोप्ट किया गया था, तो वो इसमें उद्देशिका में डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो अडोप्ट किया गया था। तो अब हम आगे संविधान जो उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो उद्देशिका है ये भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके विचारों को जानने की एक कुंजी है या एक की है। तो संविधान की रचना के समय उनके जो रचयिता थे उनका क्या उद्देश्य था तथा वो किन किन विचारों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब हमें उद्देशिका में मिल जाता है कि वो स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में या अखंडता, एकता के बारे में उनका विचार था। तो हम इन विचारों को उद्देशिका से ही जान सकते हैं। तो उद्देशिका का हम सोर्स की बात करें, उद्देशिका के सोर्स की बात कि सोर्स कहाँ से लिया गया है या किसने इसे पेश किया था या कौन लेकर आया था उद्देशिका को। तो सबसे पहले उद्देशिका सोर्स कहाँ से लिया गया है, 1 मिनट जी। उद्देशिका है जो उद्देशिका, तो सबसे पहले ये सोर्स लिया गया था जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इनको उद्देशिका को लेकर आए थे, संविधान सभा में पेश किया था। प्रस्ताव कौन लेकर आया था उद्देशिका का? जवाहरलाल नेहरू। और लेकर कब आए थे, कब लेकर आए थे संविधान सभा में जो उद्देशिका का प्रस्ताव? वो लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था, संविधान सभा में। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। संविधान सभा में इनको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में जो 22 जनवरी 1947 को 1 मंथ के बाद में, अगले महीने में ही 22 जनवरी 1947 को जो उद्देशिका थी उसको पास कर दिया गया था या स्वीकृति मिल गई थी उस उद्देशिका को स्वीकृति मिल गई थी, स्वीकृति या पास हो गया था। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकृति या पास हो गया, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जो उद्देशिका है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देशिका कहाँ से ली गई है? तो उद्देशिका जो है वो यूएनओ चार्ट है हमारा। यूएनओ आपने सुना, यूनाइटेड नेशन, तो उससे जो चार्टर है वहाँ से उद्देशिका अडॉप्ट की गई है। उद्देशिका का जो सोर्स है कहाँ से लिया गया है? यूएन चार्टर से अडॉप्ट किया गया है। किसने अडॉप्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आए थे उद्देशिका के बारे में। तो यूएन चार्टर से अडॉप्ट किया गया है। उसी में लिखा हुआ है कि जो संयुक्त राज्य, जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, इसमें लिखा है कि जो हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, तो हम संयुक्त राष्ट्र के लोग की जगह हमारी संविधान जो उद्देशिका में कर दिया है कि हम भारत के लोग। तो ये वर्ड जो उद्देशिका का है वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएन चार्टर से। तो आगे हम बात करते हैं कि जो संशोधन के बारे में बात करें तो अलग अलग विचार किया गया है इन पे।
तो सबसे पहले हम इनके केस के बारे में पढ़ लेते हैं। उदेशिका के बारे में किसने क्या क्या कहा था। तो उदेशिका हमारे संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले पहला केस आता है इन री बेरुबारी केस। इन री बेरुबारी केस कब आया था? 1960 के अंदर। तो ये जो केस है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि यह जो उदेशिका है वो प्रेरणा का स्रोत भले ही है, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उदेशिका है, उदेशिका संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? इन री बेरुबारी केस में। उदेशिका को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदेशिका के होने या नहीं होने पर इसमें कोई मूल उद्देश्य हैं, जो उद्देश्यों में कोई भी अंतर नहीं आता। उदेशिका हो या ना हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। तो ये सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की ही कुंजी है। तो ये इसमें संविधान इन री बेरुबारी केस में कहा था। और सेकंड पे आता है, सेकंड केस आया था कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपने देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पे जो दिया था। तो इनका केस आया था 1973 में। तो केशवानंद भारती की अभी डेथ भी हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है मास्टर कैडर में। तो इन्होंने 1973 को जो अपना केस दिया था, ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें कहा था कि जो अपने बेरुबारी केस में तो इन्होंने कहा था कि जो उदेशिका है वो जो संविधान का अंग नहीं है, परंतु इसमें कहा था कि जो उदेशिका है वो संविधान का अंग है। उदेशिका संविधान का अंग है, उदेशिका संविधान का ही पार्ट है। तो उदेशिका संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का या अन्य कोई भी टॉपिक का है। तो वो उदेशिका वही है जो संविधान के अन्य आर्टिकल वगैरह सभी का है। तो उदेशिका में संशोधन किया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संशोधन के बारे में। उदेशिका में संशोधन किया जा सकता है, उदेशिका में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन। केशवानंद भारती ने यही कहा था कि उदेशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इनके केस के अनुसार उदेशिका में संशोधन किया जा सकता है, परंतु कब किया जा सकता है? बिना मूलभूत ढांचे को छेड़े बिना या इसके अलावा, बिना मूलभूत ढांचे को छेड़े बिना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना, इसमें उदेशिका में हम संविधान जो संशोधन कर सकते हैं। तो उदेशिका न्याय योग्य नहीं है। उदेशिका के एक पॉइंट ये भी बनता है कि उदेशिका है जो उदेशिका के हिसाब से हम कोई न्याय नहीं कर सकते, उदेशिका न्याय योग्य नहीं है। आपने ये ध्यान में रखना है, उदेशिका के तहत हमें कोई भी न्याय नहीं मिल सकता, उदेशिका न्याय योग्य नहीं है। आपको पूछे कि एग्जाम में कि उदेशिका न्याय योग्य है या नहीं, तो नहीं है, योग्य नहीं है। मीन्स इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। हमें हमारे जो संविधान में आर्टिकल वगैरह है उनके हिसाब से हमें न्याय मिल सकता है, उदेशिका के हिसाब से नहीं। तो अब हम बात करेंगे
कि उद्देशिका में सबसे पहले जो इसमें कहा गया था केशवानंद भारती में कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिलाए बिना उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन सबसे पहले उद्देशिका में कब किया गया था? तो सबसे पहले संशोधन किया गया था, सबसे पहले संशोधन कब किया गया था? संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में सबसे पहले संशोधन हुआ था उद्देशिका में। तो इसके अनुसार क्या था कि जो 42वां संविधान संशोधन है, सबसे पहले तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, या इसे छोटा संविधान भी कहते हैं। तो इस समय जो ये संविधान संशोधन हुआ था उद्देशिका के बारे में, तो इसमें उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थे। तो उद्देशिका में ये संविधान संशोधन करके 3 वर्ड जोड़े गए थे। उद्देशिका में 3 वर्ड, उद्देशिका में कितने वर्ड जोड़े गए थे? इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है समाजवादी, समाजवादी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। सेकंड वर्ड जो है वो है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, जो हमने उद्देशिका में पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष, जिसका इंग्लिश में अर्थ है सेकुलर, सेकुलर। और थर्ड जो वर्ड है अखंडता, अखंडता, ये भी उद्देशिका में जोड़ा गया था 1976 में। अखंडता मीन्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इंग्लिश में इसका अर्थ जो है। तो ये जो 3 वर्ड है सबसे पहले जो उद्देशिका में जब संशोधन किया गया था सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो अब हम बात करते हैं जो उद्देशिका है, उद्देशिका को किसने क्या नाम दिया है? उद्देशिका को किसने क्या नाम दिया है या कहा है? कहा है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की। फर्स्ट पॉइंट है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो इन्होंने संविधान जो उद्देशिका है उसके बारे में क्या कहा था? तो हिदायतुल्लाह ने जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से केस आया था, तो उद्देशिका उसमें केस में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। हिदायतुल्लाह ने कौन सा केस आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की केस था। तो इसमें हिदायतुल्लाह ने कहा था उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। तो ये कहा था हिदायतुल्लाह ने। सेकंड पे आता है कि जो के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी उद्देशिका के बारे में के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? उद्देशिका को इन्होंने कहा था राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी थी। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी थी। किसने? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी इन्होंने क्या क्या होता? राजनीतिक जन्मपत्री।
थर्ड पॉइंट पे आता है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने उदेशिका के बारे में कहा है कि उदेशिका एक पहचान पत्र है। पहचान पत्र है। क्या है उदेशिका? उदेशिका एक पहचान पत्र है। पालकीवाला मीन पैमिन पालकीवाला, पैमिन पहचान पत्र। तो आप इसे याद रख सकते हैं। थर्ड पे आता है ठाकुर भार्गव। ठाकुर भार्गव ने क्या कहा है? ठाकुर भार्गव ने कहा है उदेशिका को कि जो प्रस्तावना को उस संविधान की आत्मा कहा है। हिदायतुल्लाह ने तो मूल आत्मा कहा है संविधान की, और इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। उदेशिका को संविधान की आत्मा कहा है। फोर्थ पॉइंट पे आता है फिफ्थ पॉइंट पे आता है कि जो है अर्नेस्ट वर्कर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो उदेशिका है या प्रस्तावना है उसको कुंजी कहा है या कीनोट कहा है। कीनोट या कुंजी। उदेशिका को कीनोट या कुंजी कहा है किसने? अर्नेस्ट वर्कर ने। तो ये थी इसके बारे में किसने क्या कहा है उदेशिका को। तो इसको हम दोबारा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि हिदायतुल्लाह ने जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस आया था उसके अनुसार कहा था जो उदेशिका है वो संविधान की मूल आत्मा है। क्या कहा था हिदायतुल्लाह ने? उदेशिका संविधान की मूल आत्मा है। सेकंड पे आता है के.एम. मुंशी ने कहा है राजनीतिक जन्मपत्री। मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है? पैमिन पालकी और पैमिन पहचान पत्र। पहचान पत्र मीन्स जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। फोर्थ नंबर पे आता है ठाकुर भार्गव। ठाकुर जी ने कहा क्या कहा है? हमारी आत्मा परमात्मा है। तो उदेशिका को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर जो हमारे भगवान होते हैं वो क्या कहते हैं? आत्मा है, वो तो परमात्मा है। तो इसे आपको ऐसे याद रख सकते हैं। अर्नेस्ट वर्कर ने क्या कहा है? उदेशिका को कीनोट या कुंजी कहा है। तो ये तो था। अब हम बात करेंगे कि जो कुछ वर्ड है जो प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, तो वो प्रस्तावना में जो वर्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं। जैसे न्याय और जो समानता के वर्ड है, या वो कहाँ से, कौन सी क्रांति से लिए गए हैं। तो दो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, और जो रूसी क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 में। तो अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा वर्ड लिया गया है। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं। तो इसमें वर्ड दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में अंत में, तो वो है आज़ादी, जिसे इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं, या फिर हम फ्रीडम भी कह सकते हैं, फ्रीडम। सेकंड पे आता है समानता, जिसे इक्वेलिटी। और थर्ड नंबर पे आता है भाईचारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्निटी। तो ये शब्द जो है आज़ादी, समानता, भाईचारा, ये तीनों शब्द जो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति में अंत में ये शब्द बोले गए थे जब समझौता हुआ था या कोई संधि हुई थी। तो आज़ादी, समानता और भाईचारा कब लिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी?
1809 में। और हम अब देख लेते हैं रूसी क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं हमारी जो उदेशिका में, तो वो है न्याय के बारे में, न्याय या जस्टिस। जस्टिस के जो शब्द लिए गए हैं कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक, सेकंड है आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक। जिस सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, और पॉलिटिकल। ये तीन वर्ड है जो न्याय के हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हमें तीन प्रकार के जो जस्टिस है, यह न्याय है। तो ये शब्द जो रूसी क्रांति से लिए गए हैं, आपने याद रखना है कि रूसी क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं और जो फ्रांसीसी क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं। तो ये थी हमारी उदेशिका के बारे में डिटेल। तो अब हम लास्ट में कुछ करंट की जो क्वेश्चन कर लेते हैं करंट के बारे में। अगर आपको ये उदेशिका के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ आ गया है। यदि आपको नहीं आया है तो आप जो मोबाइल नंबर है 7508 40 239, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जब मर्जी। तो अब हम बात करेंगे कि जो सर्वाधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया है। जो हमारे ये करंट का क्वेश्चन बनता है कि जो सर्वाधिक बार या सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया है। सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया है, किसने फहराया है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भारत ने जो हमारा, आपको पता ही होगा कि 75वां जो आज़ादी दिवस मनाया है, कौन सा, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कब मनाया है, 15 अगस्त 2021 को। तो 15 अगस्त 2021 को जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसका मुख्य आयोजन कहाँ पे किया गया था, मुख्य आयोजन कहाँ पे किया गया था, आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो लाल किला दिल्ली में ही है, वहीं पे होता है हम हमेशा 15 अगस्त का आयोजन। तो देश के जो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पीएम हैं जो, वो लाल किले की जो प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जो तिरंगा कौन फहराता है, पीएम जो तिरंगा फहराते हैं, उसके बाद में राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे अधिक बार तिरंगा किसने फहराया है। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की बात करें सबसे पहले, तो इन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर जो तिरंगा 8वीं बार तिरंगा फहराया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो इन्होंने लगातार 8वीं बार, अब 2021 में 8वीं बार तिरंगा फहराया है, तिरंगा फहराया है। और ये ऐसा करने वाले ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता है, सब जो पहले जो जो सबसे ज़्यादा झंडा फहराया है या तिरंगा फहराया है। तो सबसे पहले तो जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने फहराया, पहले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया है। कौन से हैं, गैर कांग्रेसी, बीजेपी के हैं, गैर कांग्रेसी नेता हैं कौन, मोदी जी। तो गैर कांग्रेसी नेता है जो सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया। इस तरह सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री की
सूची में मोदी जी चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन से नंबर पर? 4th नंबर पर, 4th नंबर पर पहुंच गए हैं तिरंगा फहराने वाले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो 15 अगस्त के अवसर पर जो लाल किले की जो प्राचीर पर सबसे अधिक बार तिरंगा किसने फहराया है, या किसके जो रिकॉर्ड किसके नाम है? तो फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने कितनी बार तिरंगा फहराया है? ये है 17 बार। 17 बार तिरंगा फहरा चुके हैं और ये फर्स्ट जो स्थान पर है। तो इसी तरह जो पीएम पूर्व सेकंड नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे पीएम है पूर्व जो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी ने तिरंगा फहराया है 11 बार, 11 बार। और थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ये इन्होंने फहराया है 10 बार। और मोदी जी ने कितनी बार? जो अभी 2021 में 8 बार, जो 4th नंबर पे हैं पीएम। तो इस तरह फर्स्ट नंबर पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 17 बार जो तिरंगा फहराया है। और सेकंड नंबर पे है पीएम इंदिरा गांधी जो 11 बार झंडा फहरा चुके हैं लाल किले पर। और थर्ड नंबर पे है डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार। और जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8 बार तिरंगा फहरा दिया है लाल किले पर। और अब जो इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो 10 बार तीसरे नंबर पर इन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बराबर आ जाएंगे। तो ये था आपके लिए छोटी सी जानकारी। तो 15 अगस्त के बारे में बात करें कि 15 अगस्त और कौन कौन से देश मनाते हैं। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं उसी दिन कौन सा देश और 15 अगस्त मनाते हैं आज़ादी दिवस? तो वो है अन्य कौन से देश हैं, कौन से देश जो 15 अगस्त मनाते हैं? तो वो है, फर्स्ट है कांगो गणराज्य, सेकंड है बहरीन जो एक खाड़ी देश है, बहरीन। और थर्ड नंबर पे है उत्तर कोरिया, और 4th नंबर पे है दक्षिण कोरिया। तो ये चारों देश भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी है जो आपको सभी को जीके का क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए। तो 15 अगस्त और कौन से देश मनाते हैं? कांगो, बहरीन और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो ये थी दोस्तों आज की टॉपिक हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो और जो ये पेड ग्रुप चल रहा है तो और दोस्तों को ये भी ज़रूर कहिएगा कि पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इतनी फीस भी नहीं है और जो करंट वाइज या फुल टॉपिक आपको करवाया जा रहा है थ्योरी के हिसाब से, और MCQs भी करवाऊंगी मैं। तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।